गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो सिस्मिक वेव्स होती हैं यानी कि भूकंपीय तरंगें होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि सिस्मिक वेव्स जो हैं वो हमें किस तरह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देती हैं। और इस वीडियो में उससे आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की जो संरचना उसकी बनावट की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है उनको मुख्य तीन पार्टों में हम विभाजित करते हैं। सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे कहते हैं क्रस्ट यानी कि क्रस्ट लेयर। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे ऊपर की कठोर एक परत होती है, ठीक है। और इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। ये वास्तव में प्राकृतिक रूप से देखें भंगुर है या हम कहेंगे बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक परत होती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा जितने भी रिवर्स के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, विंड के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो इसी लेयर पे बनते हैं। ये हम कह सकते हैं पृथ्वी की सबसे नाजुक। इसमें इरोजनल वर्क्स जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, कटाव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वैसे ये सबसे ऊपर की सॉलिड पार्ट है, ठीक। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवियर रॉक्स हैविंग डेंसिटी ऑफ, यानी कि इस जो परत की अगर हम बात करें, इस परत भूपरपट्टी की चट्टानों की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका जो औसत घनत्व है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि इसका जो घनत्व वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। वैसे अगर हम बात करें महासागरों के नीचे इसकी डेंसिटी की बात करें यानी कि ओशियन जो प्लेट्स हैं उनके नीचे इनकी बात करें तो 2.7 है। यही जो डेंसिटी है वो कितना हो जाता है 2.7। हम इस लेयर की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर है ये। तो आउटर मोस्ट लेयर की बात करें ये 2 भागों में बटी हुई है, एक कॉन्टिनेंट साइड में अलग है और एक ओशियन साइड में। यानी कि ओशियन की साइड की बात करें या ओशियन की तरफ बात करें उस साइड इसकी जो एवरेज जो मोटाई है इस परत की वो लगभग 5 किलोमीटर, जबकि कॉन्टिनेंट की तरफ इसकी जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। सबसे ऊपर की परत है। जितनी भी सॉइल फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सॉइल फॉर्मेशन मिट्टी का निर्माण वो इसी ऊपर पट्टी पे होता है, क्रस्ट लेयर में होता है। दूसरी जो परत है वो है मेंटल, यानी कि इससे नीचे की जो परत है वो मेंटल है। कह रहा है कि द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम, यानी कि जो आपका मोहो डिस्कनेक्टिविटी टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थनोस्फीयर। कि मेंटल की शुरुआत की बात करें तो जो ही हमारा मोहो डिस्कनेक्टिविटी होता है भाई ऐसा देता है, यानी कि जहाँ से कंटिन्यूटी जो सिस्टम है रॉक्स का एक फॉर्म में बनने का जो प्रोसेस था, या हम ये भी कहते हैं डिस्कनेक्टिविटी मीन्स इसके बाद जो चट्टानों में जो संरचना है, स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं रहता, कहीं पर कुछ स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल। इस मेंटल की भी बात करें कि अपर पोर्शन, इसका भी सबसे ऊपर का जो पोर्शन है मेंटल की सबसे शुरुआती जो लेयर है उसे हम कहते हैं एस्थनोस्फीयर, जिसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आउटर मेंटल और एक इनर मेंटल, ठीक है। एक तो जिसे हम कहते हैं ना ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, जिसे इनर मेंटल के नाम से पुकारा जाता है। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो विस्तार है वो जो अपर मेंटल है वो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और 400 से नीचे का जो मेंटल है वो है इनर मेंटल। इसमें जो डेंसिटी है, जैसे क्रस्ट लेयर में जो डेंसिटी थी वो 3 थी या फिर 2.7, ठीक है। इसमें वही डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और वो अप्रोक्सली 2.4 के आसपास, सॉरी 3.4 के आसपास। फिर मेंटल के बाद जो तीसरी लेयर है द कोर एक्सटेंड फ्रॉम
2900 किलोमीटर टू जो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है 360-70 किलोमीटर जो भी है ना, 6370 किलोमीटर जो रेडियस ऑफ द अर्थ है ना पृथ्वी का अंदर, वहाँ तक जो फैली हुई जो लेयर है वो है कोर लेयर हमारी। इसकी भी बात करें तो करेंगे द आउटर कोर इज लिक्विड। इसको फिर दो भागों में बांटा गया है, यानी कि अगर हम बात करें ये कोर है तो कोर के भी दो पॉइंट है, दो पार्ट है, एक तो आउटर बाहर का, ठीक है, और एक अंदर वाला सेंटर जो पोर्शन है। तो बाहर वाले में क्या कर रहा है कि ये कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, जबकि इनर जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में। ये जो है ये पार्ट सॉलिड में है और ये जो आउटर है ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वही डेंसिटी जो 2.7 थी 3.4 हो गई, अब यहाँ अप्रोक्सली 5, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से जो कोर है इन पदार्थों में निकल है, लोहा है, ठीक है, ये इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इसको हम निफ़े, जैसे आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा, निफ़े, जो निफ़े लेयर है वो भी इसी का हिस्सा है। तो ये था भाई स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी कि हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं, मान लो ये हमारी एक पृथ्वी है, इसकी 3 परत हैं इस तरह से, ये क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई और ये कोर। मेंटल और कोर इन दोनों को फिर दो दो भागों में, आउटर मेंटल, इसी तरह आउटर कोर और इनर आंतरिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिखा रखा है वोल्केनोज। वोल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है, वोल्केनो इज ए प्लेस वेयर गैसेस एरोज एसिड एंड मोल्टन रॉक्स मटेरियल। ऐसी जो होते हैं राख वगैरह जो होते हैं, गैस हो गया, मोल्टन रॉक्स का मतलब पिघली हुई जो चट्टानों का मटेरियल है, लावा, स्केप टू द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड के ऊपर आता है, पृथ्वी, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो क्रस्ट लेयर या मेंटल लेयर के ऊपर वाले पोर्शन में आता है, उससे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक। वोल्केनिक जो इरेप्शन होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वो क्या है, वोल्केनो एक वो स्थान है जहाँ पर पिघला हुआ मटेरियल, यानी कि रॉक्स मटेरियल वगैरह हैं, गैसेज हैं, राख वगैरह जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर आके जमा होते हैं। ये जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, वोल्केनोज जो होते हैं, वोल्केनोज को हम 3 भागों में उनके एक्टिव प्रोसेस के हिसाब से बांटते हैं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट। एक्टिव का मतलब वह ज्वालामुखी, वह वोल्केनिक जिसमें लगातार हम ये कह सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, विस्फोट होता रहता है। एक इटली का है एंटना वोल्केनो, एक स्ट्रम्बोली, ये दोनों एक्टिव वोल्केनो के उदाहरण। मीन्स यहाँ से जो मैग्मा है, लावा है, लगातार निकलता रहता है। एक्टिव का मतलब वो कंटिन्यू चलता रहता है थोड़े थोड़े समय के बाद में। डोरमेट का मतलब है, जिससे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि बहुत कम, हमें उसकी स्पीड के बारे में नहीं पता, वो धीरे धीरे, हम ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम का नहीं पता कब है, जिससे लगभग पिछले 1500 वर्षों में केवल 10 बार, अब इटली में ये वेसियस जो वोल्केनो है वो 1500 सालों में केवल 10 बार उसमें विस्फोट हुआ है, यानी कि आगे का अनुमान नहीं है। सबसे खतरनाक जो वोल्केनोज माने जाते हैं वो डोरमेंट माने जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं भाई ऐसी घटनाएं जो कभी भी हो सकती हैं। एक्टिव का मतलब तो कन्फर्म है कि वो कंटिन्यू प्रोसेस में है कभी भी। फिर तीसरा दे रखा है इसने एक्सटेंट, ये होता है जो पुराने समय में घट चुकी है, अब एक हिस्ट्री बन चुकी है, जैसे म्यांमार का है पोपा, नेक्स्ट टाइम कब होगा कोई इसकी नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि दोबारा इसमें विस्फोट होगा भी कि नहीं होगा, तो इसके एक्टिव प्रोसेस के हिसाब से कितने भागों में बांट सकते हैं वोल्केनो को, 3 भागों में, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट। उसके बाद इसमें दे रखा है कि बार बार हम बात करें कि मैग्मा, तो ये मैग्मा क्या है, लावा जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक तो बेसिक लावा और एक एसिडिक लावा होता है, ठीक है, अमूल्य और एक साधारण जो लावा होता है, ठीक है। बेसिक लावा
और जो एसिडिक लावा है उन दोनों में जो मेन डिफरेंस है भाई किस टाइप का है, फ्लूइड है, फ्लो क्विकली है, भाई ये तेज़ गति से फ्लो करता है, बहुत तेज़ से, जैसे मैग्मा निकला या लावा निकला दूर तक फैल गया। क्योंकि एसिडिक की बात करें वो जो है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, गाढ़ा जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है विस्कस जो है वो होता है इसमें, ठीक है। जो विस्कस है फ्लो स्लोली, वो धीरे धीरे स्लो करेगा, यानी कि गाढ़ा मैग्मा धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, जमा होता जा रहा है। और जबकि ये फ्लूइडिक है भाई, तेज़ गति से फ्लो करके। फिर ये डार्क कलर में होता है जो आपका बेसिक लावा होता है, जबकि एसिडिक होता है लाइट कलर का होता है। इसमें मुख्य रूप से आयरन एंड मैग्नीशियम होता है, इसमें सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, यानी कि ये बहुत अधिक ज़्यादा विस्फोट नहीं कर सकता। विस्फोट इसलिए नहीं कर सकता क्यों, धीरे धीरे फ्लो चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ये हमने खुद कहा कि ये विस्कस है, विस्कस मतलब कि गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो जहाँ पर भी ब्लॉक हो गया, रुक गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब इस पर इरप्शन होगा, विस्फोट होगा, तो इसको ब्लास्ट करेगा। इसके लिए भी इसको इसमें है इरप्ट एक्सप्लोसिवली, ये बहुत तेज़ गति से विस्फोट करता रहता है। तो ये है लावा की कुछ कंडीशन, यानी कि लावा जो बाहर निकलता है वो मुख्य रूप से बेसिक और एसिडिक दो प्रकार के होते हैं। बेसिक की ये कंडीशन होती है और एसिडिक की ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो मैग्मा या लावा बाहर आता है, तो वो किस किस शेप में डिपॉजिट होता है, किस किस टाइप के वो लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो उस लैंडफॉर्म्स को हम दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, हम कहते हैं तो उनको कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट में। एक तो दे रखा है एक्सट्रेसिव, ठीक है, एक्सट्रेसिव, और एक है इंट्रेसिव, बाह्य। एक्सट्रेसिव ने बाहर, जो मैग्मा सरफेस के ऊपर आकर के जमा होता है, डिपॉजिट होता है ना। एक्सट्रेसिव लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मटेरियल थ्रो आउट टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटीज़, यानी कि जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है उस दौरान जो मैग्मा लावा है वो कहाँ के जमा हो जाता है, सरफेस के ऊपर आके जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता है। यहाँ से जैसे मैग्मा निकला और ये आकर के डिपॉजिट हो गया। ये लैंडफॉर्म्स जो हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर बढ़ने वाले लैंडफॉर्म्स हैं, जिस वो शेप में जमा होता है, जिस विभिन्न प्रकार की है जो आकृतियाँ बन सकती हैं वो, ठीक है। इसमें जो मुख्य प्रकार की जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, सेंडर कौन दे रखा है, ठीक है, एसिड लावा कौन दे रखा है, बेसिक लावा कौन है, और काल्डेरा है, ये इनके लैंडफॉर्म्स है। जैसे ये सिलेंडर कौन दे रखा है, सिलेंडर कौन का मतलब क्या है, जब मैग्मा है वो बाहर है, वो एक कौन शेप में आकर के डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये हम ये कहेंगे कि ये गाढ़ा है, जैसे विस्कस मैग्मा नहीं पता लावा होता है गाढ़ा, जब धीरे धीरे ऊपर रुका फिर धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो ये कौन शेप में धीरे धीरे ये जो इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। जबकि एसिड लावा है वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, एसिड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये बैठता चला जाएगा, ठीक। ऐसे जो लैंडफॉर्म्स हैं। फिर बेसिक लावा की बात करें, बेसिक लावा आपको पता ही है बहुत ज़्यादा भाई, वो उसमें फ्लूइड है भाई, वो तो इसमें फ्लो ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो ठीक है। ऊपर जो लैंडफॉर्म्स है उसकी आकृति यूँ नहीं बनेगी, वो यूँ ज़्यादा बनेगी। जो ही मैग्मा वोल्केनिक जो आपकी हम कहेंगे वोल्केनो जो है वहाँ से निकला और आके साइडों में डिपॉजिट हो गया, दूर तक फैल जाता है। इसकी जो स्पीड है या कवरिंग एरिया दूर है, ये हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर जाते हैं, ये इनका डिस्टेंस इस तरह से जाता है। फिर एक दे रखा है इसने एक काल्डेरा। काल्डेरा एक वो पॉइंट होता है जैसे अभी बताया था, इस टाइप का जो सीड है गाढ़ा चिपचिपा मैग्मा यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो जाता है, जिसका जो है फिर दोबारा इसमें कभी विस्फोट हो, इरप्शन हो, तो यहाँ से पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है, एक लेक टाइप की बन जाती है, झील, नेचुरल लेक्स भी इसे कहते हैं काल्डेरा में। तो ये पूरा का पूरा जो इसका ब्लॉक था वो ब्लास्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो सरफेस के ऊपर आकर के डिप बनते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे जो लैंडफॉर्म्स हैं इंट्रेसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि वो हुआ करते हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे ही जमा बन जाती है, यानी कि हम ये कहेंगे ये मान लो हमारी अर्थ सरफेस, इससे सरफेस के ऊपर आने वाले लैंडफॉर्म्स तो ये हैं सारे, ये सरफेस के ऊपर जो बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं। अब सरफेस के नीचे जो ही मैग्मा सरफेस के नीचे ही रह गया, अब यहाँ वो किस किस शेप में डिपॉजिट हुआ है उसके नाम अलग अलग दे दिए, जैसे बेथोलिक, लेपोलिथ, सिल, डाइक, वो जिस शेप में जो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, उसी शेप में उसका नाम दे दिया। जैसे बेथोलिथ एक ऐसा मैग्मा होता है, लावा होता है जो ही मैग्मा निकला
वो वहीं आप ये कहोगे इससे नीचे ही, अर्थ सरफेस के नीचे क्यों? क्योंकि मेंटल की से ऊपर वाली जो लेयर है, हमें कहते हैं ना आउटर मेंटल की, जब हम बात कर रहे थे आउटर मेंटल में भी जो लेयर है वो सरफेस पे नहीं है, लेकिन आउटर मेंटल भी लिथोस्फीयर का हिस्सा है, वहाँ पर भी उनको आपको क्रैक्स मिल जाएंगे, गैप मिल जाएंगे। तो मैग्मा जब नीचे से आ रहा है तो वो उन गैप में, उन क्रैक्स में भी डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे बड़ा जो लैंडफॉर्म्स कवरिंग हो गया, बहुत बड़ा जो एरिया है, उसमें अगर वो जमा हो गया नीचे ही लेयर में, तो वो बैथोलिक कहलाएगा। फिर इसी बैथोलिक में से अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है सिल्क, एक ऐसी टाइप है जो इस तरह से शेप बनती है कि मैग्मा यूँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल के मैग्मा यहाँ पर इसको एक क्रैक्स मिला, इस शेप में एक लैंडफॉर्म्स तैयार हो गया, और सिल्क हो गया, ठीक है, यहाँ जमा हो गया, फिर ऊपर वापस में चला गया, ठीक है, सरफेस के ऊपर भी आ गया। फिर इसी तरह से डाइक, डाइक एक ऐसी लैंडफॉर्म्स होती है जो लंबवत जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकला, वो इस शेप में जमा हो गया। इसी तरह लेपोलिथ, लेपोलिथ एक तस्करी नुमा आकृति बनी थी, इस तरह से आकृति डिपॉजिट हो गया भाई जिस जिस शेप में, एक लेकोलिथ। तो ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं, इन सभी की जैसे आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपकी बुक में पूरी इनकी जो डिटेल है वो दे रखी है वैसे, ठीक है भाई, कैसे बैथोलिक कैसे बनते, किस शेप, जैसी जैसी वो शेप है, इसका मतलब कि डिटेल पढ़ने के उससे केवल ये है को एक वर्डिंग सेंस में इसको याद करना भी क्या है। अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी शेप, जिस जिस टाइप के लैंडफॉर्म्स की शेप होती है वो इसके साथ दे रखा है, ठीक है, ओके।